So good afternoon, everybody. We are in a class of BBA, Bachelor of Business Administration, fourth semester students. Today, that is Saturday, May 29th, 2021. And this subject is Human Resource Management for Bachelor of Business Administration, fourth semester students. Right. So in the last lecture that we were having yesterday, that is on May 28th, we were discussing about the substance of bargaining, right? Substance of bargaining. So we have discussed about 9. Okay, we have discussed about this slide, and by that time the Zoom time was over, right? And the audio and video got disconnected. So we will start from the next slide and we will continue with this topic, substance of the bargaining. ठीक है, तो ये 9 points हम लोग substance of the bargaining में we are already done with. Now we will be moving on to the next slide, which consists of some certain other points which falls under substance of bargaining, right? So coming down to the next slide, the 10th substance of bargaining is health and safety. Now, health and safety, as we have already discussed about, there are certain jobs or there are certain processes in the organization where there are health hazards for the workers, like some industry, like industry based on coir matrices, right? In environment there is a lot and lot of coir fumes that make, or in textile industry there is a lot and lot of textile fiber which is into the environment and which can through your respiratory system, the same get accumulated in your lungs. So different health hazards are involved in different industries and different organization. तो इसकी वजह से इन हेल्थ इन के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए, राइट? और हेल्थ के हिसाब से अरेंजमेंट्स होने चाहिए, जैसे क्लीनलीनेस होनी चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम्स को का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, डर्ट को क्लीन करने का प्रॉपर होना चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर हेल्थ एंड सैनिटेशन अरेंजमेंट्स होने चाहिए। सेफ्टी मेजर्स में आपको, जहाँ वेल्डिंग का काम है वहाँ आपको जो है लेदर कोट और क्या नाम है, गॉगल्स होने चाहिए, ताकि आंखों में वेल्डिंग की चिंगारी अगर लगे भी तो इंसान की आंख खराब ना हो, ठीक है? प्लस जहाँ ऐसी मशीनें चल रही हैं जो बहुत ज्यादा तेज आवाजें कर रही हैं, वहाँ ईयर प्लग्स देने चाहिए, ठीक है? वर्कर्स को हेलमेट्स देने चाहिए। तो इस तरह की चीजें, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स पूरा फॉलो होना चाहिए। ये भी एक सब्सटेंस ऑफ बार्गेनिंग है ऑन विच डिफरेंट डिस्कशंस में टेक प्लेस, राइट? 11th पॉइंट है आपका इंश्योरेंस एंड बेनिफिट्स। एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स फॉर विच दे आर एंटाइटल्ड टू। जैसे एक एक्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, उसके तहत ईएसआई अस्पताल होते हैं, एम्प्लॉयज का जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस कराया जाता है, ये सारे प्रोविजंस होते हैं। ये भी सब्सटेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। इन पे भी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच काफी नेगोशिएशंस होता है, क्योंकि कई बार मैनेजमेंट ये बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते, जो बेनिफिट प्रोवाइड करना वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? 12th पॉइंट है आपका यूनियन रिकॉग्निशन। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट वर्कर की यूनियन को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देता है। इस चीज पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है कई बार कि भाई आप क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमारी यूनियन को, हमारी यूनियन में हम सब मेंबर हैं, ज्यादातर लोग मेंबर हैं, रजिस्टर भी है, तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक और सब्सटेंस ऑफ बार्गेनिंग होता है। 13वां है आपका यूनियन एक्टिविटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यूनियन की एक्टिविटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये भी एक सब्सटेंस ऑफ बार्गेनिंग होता है। इस पे भी कई कई बार बार्गेनिंग होती है कि यूनियन कौन सी एक्टिविटीज करेगी और कौन सी एक्टिविटी नहीं करेगी, ठीक है? 14 पॉइंट है आपका मैनेजमेंट राइट्स, ठीक है? मैनेजमेंट राइट्स, मैनेजमेंट के क्या राइट्स होते हैं, इनके बारे में भी जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, ठीक है? तो मैनेजमेंट के राइट्स के बारे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? तो 14वां था आपका
मैनेजमेंट राइट्स, ठीक है, मैनेजमेंट के क्या राइट्स होंगे और उन राइट्स का मैनेजमेंट दुरुपयोग नहीं करेगा, इन बारे में भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग किस किस प्रकार की हो सकती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किस किस तरह के कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है। ठीक है, तो अगर कलेक्टिव बार्गेन की बात करें तो कई चार तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। ठीक है, मेजरली अगर ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली बात करें तो देयर आर चार तरह की बार्गेनिंग हो सकती है। पहली बार्गेनिंग है कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। ठीक है, यहाँ पे दोनों पार्टीज ट्राई करते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिल सके, जितनी ज्यादा वो अपनी बात मनवा सके दूसरी पार्टी से, उतनी ज्यादा अपनी बात मनवा लें, दूसरी पार्टी को दबाव मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरह दूसरी तरह की बार्गेनिंग होती है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। यहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को जगह देती हैं ताकि वो अपने बीच के जो दिक्कत वाले, जो परेशानी वाले इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनको रिजॉल्व कर सकें। दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, दोनों एक दूसरे को एक स्पेस देने की कोशिश करते हैं ताकि उनके साथ जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके आसानी के साथ। ठीक है, कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, कोऑपरेटिव बार्गेनिंग होगी और कंजक्टिव बार्गेनिंग हो गई। ठीक है, फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग के तहत वेजेस और बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर्स को प्रोडक्टिविटी से लिंक करने के तहत बार्गेनिंग की जाती है। ठीक है, कि वेजेस और जो है बोनस को प्रोडक्टिविटी से लिंक करेंगे, जो जितना ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कर होगा उसकी बोनस और वेजेस उतनी ही ज्यादा होंगी, और जो जितना कम होगा उसकी बोनस और वेजेस उतनी ही कम होंगी। तो इस हिसाब से जिनकी कम होंगी वो वर्कर्स तो बिल्कुल मर जाएंगे। तो इसका कैसे लिंकेज किया जाए कि जिनकी कम है प्रोडक्टिविटी, उन वर्कर्स को भी वेजेस और बोनस मिलता रहे और काम चलता रहे, ये भी एक बार्गेनिंग का इश्यू होता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बार्गेनिंग होती है समय समय पर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। चौथे की बात करें अगर, वो है कंपोजिट बार्गेनिंग, जहां पर लेबर बार्गेन करता है वेजेस के लिए भी, और साथ में डिमांड फॉर इक्विटी ऑफ वर्क नॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एटसेट्रा, और इसके साथ टाइट प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स के लिए भी एग्री कर जाता है वर्कर। ठीक है, चौथी टाइप की बार्गेनिंग है कंपोजिट बार्गेनिंग। इसमें लेबर न सिर्फ अपनी वेज के लिए बार्गेन करता है, बल्कि इससे बढ़कर वो इक्विटी मांगता है, अदर मैटर्स, वर्क नॉर्म्स के काम के क्या नियमावली होगी उसमें हमें शामिल कीजिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा, और इसमें भी हमारी बात सुनी जाए। और इसमें अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स आप सेट करेंगे, हम उन प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, और उन प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स को भी हम एक्सेप्ट करेंगे डिस्कस करने के बाद। तो ये चार तरह की बार्गेनिंग होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, उस पे देखते हैं प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या होता है और कैसा होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। कि जैसे बाकी प्रोसेसेस हमने पढ़े, it they consist of certain steps, in the same manner we are having certain steps in the collective bargaining। कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जिस प्रॉब्लम के लिए हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग या नेगोशिएशन को इनिशिएट करना है। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी है, उन मुद्दों को डिसाइड करना और उन मुद्दों को जॉट डाउन करना, ताकि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पता हो कि इन मुद्दों पे कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी है और इन मुद्दों पे हम एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, दूसरा कलेक्शन ऑफ डेटा, उन मुद्दों से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना ताकि जब बार्गेनिंग हो, आपस में बातचीत हो, तो आपके पास पूरा डेटा हो उस मुद्दे पे बात करने के लिए। तीसरी है सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर्स, मैनेजमेंट की तरफ से कौन बात करेगा, वर्कर्स की तरफ से कौन बात करेगा। ठीक है, ये चीज तय होगी पहले से ही कि कौन वहां जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग में वर्कर्स का पक्ष रखेगा वर्कर्स में से, और कौन मैनेजमेंट का पक्ष रखेगा मैनेजमेंट में से। क्लाइमेट ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का में किस प्रकार के क्लाइमेट की जरूरत होगी, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डू वी नीड इन ऑर्डर टू कंडक्ट दी नेगोशिएशन।
राइट। तो कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बार्गेनिंग स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। कौन कौन सी बार्गेनिंग स्ट्रैटेजीज और बार्गेनिंग टैक्टिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए या कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के दौरान। अलग अलग तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग टैक्टिक्स हो सकती हैं और अलग अलग तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है, जो भी हमने पढ़ा। और उसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज करेंगे, कौन कौन सी टैक्टिक्स हम यूज करेंगे, कुछ तो प्री डिटरमाइंड रहती हैं और कुछ वहीं पे वक्त के हिसाब से, मौके के हिसाब से स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स का चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, या ऑलरेडी प्री डिसाइडेड स्ट्रैटेजीज को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड, ठीक है, आर्म ट्रूस, पावर बार्गेनिंग, ठीक है, एकोमोडेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, ये सारी कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मुलराइजिंग द एग्रीमेंट। इसके बाद जब हमने बार्गेनिंग कर ली तो किस एग्रीमेंट पे हम पहुंचे, उस एग्रीमेंट को हम फाइनल करेंगे, उस एग्रीमेंट को हम एक प्रॉपर शेप में, एक फॉर्मल शेप में लेके आएंगे। इनफोर्सिंग दी एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट एक दोनों पार्टी पे एनफोर्स करेंगे कि आप भी इस एग्रीमेंट के तहत कार्रवाई कीजिए और हम भी इस एग्रीमेंट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। बार्गेनिंग लिमिट्स की अब बात कर लेते हैं कि बार्गेनिंग लिमिट्स क्या होती हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत, ठीक है। रीड रिचर्ड्स ने बार्गेनर्स के लिए ये एडवाइस प्रपोज की है। सबसे पहला पॉइंट, बी श्योर टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर एवरी बार्गेनिंग आइटम्स एंड बी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर ईच, राइट। आप पहले ही बार्गेनिंग के क्लियर ऑब्जेक्टिव बना के रखिए और उन ऑब्जेक्टिव्स के पीछे क्या वजह है, उन वजहों को भी पूरी तरह से समझ लीजिए। बार्गेनिंग शुरू होने से पहले आप ये तय करके रखिए कि बार्गेनिंग के दौरान किन विषयों पे चर्चा होगी और उन विषयों का चयन बार्गेनिंग के लिए क्यों किया गया है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इस चीज पे क्वेश्चन हो कि साहब इस विषय पे बार्गेनिंग क्यों हो रही है, तो आप उसका जवाब पूरी तरह से दे सकें और उस चीज को आप जस्टिफाई कर सकें कि इस चीज पे बार्गेनिंग क्यों हो रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डू नॉट हरी, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का काम। जल्दबाजी में आप काफी ऐसी जरूरी प्रिपरेशंस है भूल जाएंगे, काफी ऐसे जरूरी पॉइंट्स हैं जो भूल जाएंगे। आप अपने प्रेजेंटेशंस को जल्दबाजी में उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे जितना अच्छा आप बना सकते हैं। तो इत्मीनान के साथ काम कीजिए। इत्मीनान के साथ काम करने का ये मतलब नहीं है कछुए की चाल में काम कीजिए। आप अपनी एक नॉर्मल स्पीड जो है उसमें काम कीजिए, मगर जल्दी कीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। जल्दी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी करना बुरी बात है, ठीक है। फर्दर अगर कोई डाउट हो, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप अपने एसोसिएट्स के साथ संपर्क स्थापित करें। अगर आपके मन में कोई भी शंका है, आशंका है, या कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर लें, ताकि वो शंका, वो आशंका आपकी, वो आपके जो भी डाउट हो वो आप क्लियर हो जाए और क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आप कलेक्टिव बार्गेनिंग में बैठें, ताकि आप ढंग से बार्गेन कर सकें, ढंग से नेगोशिएट कर सकें, ढंग से अपना पार्ट रख सकें और एक फॉर्मल एग्रीमेंट तक रीच कर सकें, ठीक है। चौथा है आपका बी वेल प्रिपेयर्ड विथ फर्म्स डेटा सपोर्टिंग योर पोजीशन, ठीक है। आपके सपोर्ट में, आपके आर्ग्यूमेंट्स के सपोर्ट में, आपकी डिमांड्स के सपोर्ट में, आपके बात के सपोर्ट में जिस डेटा की भी जरूरत है, उस डेटा को अपने साथ जरूर लेकर जाइए, ताकि उस डेटा को जब मांगा जाए तब आप उस डेटा को पेश कर सकें। पांचवा, ऑलवेज ट्राई टू कीप सम फ्लेक्सिबिलिटी इन योर पोजीशन। अपनी अपनी पोजीशन में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें, ठीक है। बिकॉज अगर आप रिजिडिटी रखेंगे हर चीज में, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते और एक कामयाब नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते और एग्रीमेंट तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये जरूरी है कि आप अपनी अप्रोच में, अपने डिस्कशंस में
अपने नेगोशिएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखें ताकि आप किसी नतीजे तक पहुंच सकें और उस नतीजे तक पहुंचकर आप एक एग्रीमेंट कर सकें जो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज को मान्य हो और जो जिस एग्रीमेंट के लिए दोनों पार्टीज एग्री हो जाएं। ठीक है, अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, जो दूसरी पार्टी कह रही है सिर्फ आप उसी चीज से कंसर्न ना हो। ठीक है, अदर पार्टी जो जो कह रही है या जो अदर पार्टी जो कर रही है सिर्फ उससे आप एकदम से सहमत ना हो, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करें कि उनके ये कहने या करने के पीछे क्या वजह है, उनकी पूरी बात को समझें। तब उनकी पूरी बात को जब आप समझ लें, उनकी पूरी बात को जब आप अच्छी तरह से परख लें, तब उनकी बात को माने। ठीक है ना। सेवेंथ पॉइंट है आपका यहाँ पे, इम्पोर्टेंस फॉर दूसरी पार्टी अगर चेहरा, मतलब जिसको कहना चाहिए ना, दूसरी पार्टी को अगर फेस सेविंग करने की अपनी कोशिश कर रही है तो उसकी आप रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अगर दूसरी पार्टी को ये एहसास, अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपना फेस सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ गए कि दे आर ट्राइंग टू सेव देयर फेस, तो उनको आप और एम्बैरेस ना करें। ठीक है, तो उनके इस बात के प्रति थोड़ा सा सम्मान रखें और उन अगर वो फेस सेविंग की कोशिश कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखते हुए उनको थोड़ी सी जगह दे दें कि एटलीस्ट वो अपना फेस सेव कर सकें और उनको आप पूरी तरह से एम्बैरेस ना करें। क्योंकि क्या होगा, यदि आप उनको एम्बैरेस करेंगे तो अल्टीमेटली होता क्या है, एम्बैरेस, भाई कोई भी आदमी है, आप है, मैं हूं और कोई है, एम्बैरेस होना कोई नहीं चाहता है। ठीक है, हर आदमी यही चाहता है कि भाई किसी तरह से हम जो है एम्बेरसमेंट से बच जाएं। ठीक है ना, क्योंकि एम्बेरसमेंट एक बहुत ऐसी चीज है जो हर आदमी जिस चीज को अवॉइड करना चाहता है और हर आदमी यही कोशिश करता है कि भाई हम एम्बेरसमेंट से किसी तरह से दूर रहें। तो आप भी उस चीज को रिस्पेक्ट करिए एंड ट्राई टू गिव देम स्पेस सो दैट दे मे बी एबल टू दे मे बी एबल टू सेव देयर फीस। ठीक है, आठवां पॉइंट है यहाँ पे, रियल इंटेंशंस ऑफ द अदर पार्टी से आप अलर्ट रहिए। ठीक है, क्योंकि उनके गोल्स और प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी पार्टी के गोल्स एंड इंटेंशंस को समझने की कोशिश करिए और दूसरी पार्टी से हमेशा सतर्क रहिए जो नेगोशिएशन में आपकी अपोजिट पार्टी है, क्योंकि उनके गोल्स एंड इंटेंशंस आपसे अलग हो सकते हैं। इस वजह से सतर्कता आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी मेंटल अलर्टनेस यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है और इस मेंटल अलर्टनेस से कोई एस्केप नहीं है। इस वजह से आपको यहाँ पे अलर्टनेस अपनी बरकरार रखनी होगी और दूसरी पार्टीज के गोल्स प्रायोरिटीज समझने की कोशिश करनी होगी इन ड्यूरिंग दी नेगोशिएशन एंड इन ड्यूरिंग दी बार्गेनिंग। नाइन्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, बी अ गुड लिसनर। ठीक है, आज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नो बडी वॉन्ट्स टू लिसन, बट फॉर एन इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको अगर अपनी बात कहनी है तो उससे पहले आपको दूसरे की बात सुनना सीखना चाहिए। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं होंगे तब तक आप अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते। एक अच्छा स्पीकर होने के लिए, एक अच्छा नेगोशिएटर होने के लिए, एक अच्छा बार्गेनिंग एजेंट होने के लिए आपको दूसरी पार्टी को अच्छे ढंग से सुनना पड़ेगा और उसके एक एक पॉइंट पे अपने काउंटर पॉइंट्स या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। उसके एक एक आर्ग्यूमेंट पे अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तभी आप अपने को प्रूव कर पाएंगे, तभी आप उसको एहसास दिला पाएंगे कि साहब अगर एग्रीमेंट रीच आउट करना है तो आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स के मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए। और म्यूचुअल एग्रीमेंट तक आप जब ही पहुंच पाएंगे जब आप अगली पार्टी को भी एहसास कराएं कि हाँ साहब यही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पे आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर्म्युलेट कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है आपका, बिल्ड अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग फेयर बट फर्म। दूसरी पार्टी के साथ आपकी रेपुटेशन ऐसी बनाने की कोशिश कीजिए कि आप ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं और एक सही डिस्कशन
और सही एग्रीमेंट तक आप पहुंचना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ऐसा एग्रीमेंट करें जिससे दोनों पार्टी का फायदा हो, लेकिन आप इस चीज पे फर्म भी हैं। ठीक है, आप फेयर भी हैं और साथ में आप फर्म भी हैं, यानी जो आप तय कर लेंगे आप उसको मानेंगे भी और उस चीज पे आप कायम रहेंगे। ठीक है, फर्दर 11th पॉइंट है आपका, लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यूज देम एज अ टूल। आप नेगोशिएशन के दौरान, बार्गेनिंग के दौरान आपको इमोशनल नहीं होना है। भाई वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इमोशंस हमारे ब्लड में फ्लो करते हैं, लेकिन अगर हम नेगोशिएशन के दौरान इमोशनल हो जाएंगे तो वो ही इमोशंस हमारे अगेंस्ट प्ले करेंगे। तो नेगोशिएशन के दौरान हमें अपने इमोशंस पे काबू रखना है, ना तो हमें ज्यादा खुश होना है, ना हमें ज्यादा गुस्से में होना है, ना हमें वहां पे अपना टेम्पर लूज करना है, ना हमें अपनी वहां लैंग्वेज को चेंज करना है, ना हमें अपनी वहां टोन को चेंज करना है। जरूरत के हिसाब से आप अपनी पिच ऑफ वॉइस या टोन चेंज कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन अपने जज्बातों पे, अपने इमोशंस पे आपको काबू रखना है, क्योंकि एक अच्छा नेगोशिएशन जब ही हो सकता है जब आप इमोशनली बैलेंस होके नेगोशिएट करें। अगर आप इमोशनली बैलेंस होके नेगोशिएशन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगी? अल्टीमेटली आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आप इमोशंस में बह जाएंगे और कोई ना कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे दूसरी पार्टी को कोई मुद्दा मिल जाएगा और एक नया मुद्दा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जिससे कई केसेस में नेगोशिएशन फेल भी हो सकता है। तो नेगोशिएशन फेल ना हो इसके लिए जरूरी ये है कि साहब आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखें, और जब आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखेंगे तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे, दूसरे की बात सुन पाएंगे, दूसरे की बात समझ पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे, अपनी बात सुनवा पाएंगे, अपनी बात समझा पाएंगे। 12th पॉइंट जो उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है, जब भी आप अपनी बार्गेनिंग मूव कोई चले, मतलब जब भी आप बार्गेनिंग के तहत अपनी कोई चाल चलने की कोशिश करें या अपनी कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आपको उसका फर्क पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बाकी मूव से इस मूव का क्या रिलेशन है। कोई भी मूव आप बार्गेनिंग के दौरान अगर करते हैं, कोई भी चाल आप बार्गेनिंग के दौरान चलते हैं, तो वो चाल उन चालों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो आप अब तक चलते आ रहे हैं। अगर उनसे बिल्कुल हट के आप कोई मूव लेते हैं तो वो मूव आपके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो जाएगा, वो मूव आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो मूव आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपको उसको मैनेज करने में ही बड़ी प्रॉब्लम भारी आ जाएगी। 13वां पॉइंट है आपका, मेजर ईच मूव अगेंस्ट योर ऑब्जेक्टिव्स। हर मूव, जो भी मूव आप चल रहे हैं, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स से मैच करके चलें। अगर आप ऐसे मूव ले रहे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करते हैं तो वो मूव आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे और आपके नेगोशिएशन को फ्लॉप कर देंगे। तो जो भी आप मूव लें, ये देख के लें कि वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करते हो, अदरवाइज आप ऐसे मूव्स को अवॉइड करें जो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ जिसको कह लीजिए कॉन्साइड ना करते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डेंस में ना हो या आपके ऑब्जेक्टिव के अपोजिशन में हो। वो मूव्स आपके लिए सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ क्रिएट नहीं करेंगे और आपका और दूसरी पार्टी का दोनों का टाइम वेस्ट होगा। 14th पॉइंट है आपका, पे क्लोज अटेंशन टू द वर्डिंग ऑफ एवरी क्लॉज नेगोशिएटेड। ठीक है, जितने भी क्लॉज नेगोशिएट किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग, उन सारे क्लॉजेस पे आप पूरा पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि नेगोशिएशन में एक एक शब्द की अहमियत है। नेगोशिएशन का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शब्द का अपने में मतलब है और एक शब्द को आगे या पीछे करने से बात का ही मतलब बदल सकता है। तो सारे क्लॉजेस जो नेगोशिएशन के दौरान डिस्कस हो रहे हैं उन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए
और उन पे ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है ताकि आपका इंटरेस्ट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन हैम्पर ना हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका 15। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कॉम्प्रोमाइज प्रोसेस है, इस वजह से यहाँ पे आपको पूरी तरह से ध्यान देना है कि कॉम्प्रोमाइज ऐसा ना हो जाए जो आपके गले पड़ जाए और आपके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दे। ठीक है। यहाँ पे किसी को पूरा नहीं मिलना है, सबको थोड़ा थोड़ा मिलना है, लेकिन आप ये कोशिश करके रहें कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि बाकियों को इतना मिल जाए कि आपके हिस्से जो शेयर ऑफ पाई आए वो इतना कम हो कि जिससे आपका कोई भला ही ना हो सके। नाउ 16, लोगों को और उनकी पर्सनालिटीज को नेगोशिएशन में समझने की कोशिश करें, तभी आप उनके साथ मिलजुल के अच्छी तरह से नेगोशिएट कर पाएंगे। जब तक आप नेगोशिएशन में जो अपोजिट पार्टी में लोग बैठे हैं, जो आपके साथ लोग बैठे हैं, उनकी पर्सनालिटी को, उनको और उनकी पर्सनालिटी को सही से नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। और अब आपके सामने जो नेगोशिएट करने के लिए दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, उनकी पर्सनालिटी को नहीं समझ पाएंगे, तो आप उनके साथ इफेक्टिवली नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इफेक्टिव नेगोशिएशन के लिए जरूरी है कि जिनके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं और जिन पार्टीज के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं, उनको और उनकी पर्सनालिटी को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। 17th पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंट नेगोशिएशन क्लास को समझने की कोशिश करें कि जो आज नेगोशिएशन हो रहा है, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में जो नेगोशिएशन होगा, उस पे करंट नेगोशिएशन का क्या फर्क पड़ने वाला है। आज के वक्त में जो आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, इस नेगोशिएशन का इफेक्ट आने वाले वक्त में जो नेगोशिएशन होंगे उस पे क्या पड़ेगा, इसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।